वधु उत्सव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर यण संधि? तो वधु उत्सव में बोला गया है, तो वधु उत्सव का संधि विच्छेद करो और उसके बाद इसमें संधि बताओ। तो इसमें जो संधि है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। दीर्घ संधि में क्या होता है भाई, देखो वधु जमा उत्सव, ठीक है, इसका संधि विच्छेद वधु उत्सव का क्या होगा, वधु जमा उत्सव। तो यहाँ क्या हो रहा है, बड़ा ऊ और क्या हो रहा है, छोटा ऊ मिलाकर क्या बना रहा है, ऊ। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, जब दो समान शब्द मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दो समान शब्द मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यानी कि बड़ा हो जाता है, तो क्या कहलाता है, दीर्घ संधि कहलाती है। तो वधु उत्सव में कौन सी संधि हुई, दीर्घ संधि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी टेट, सुपर टेट और उत्तराखंड टेट जो होने वाला है मार्च में। उसके लिए हम हिंदी की लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट 2 है ये। प्रीवियस अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कर लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। क्वेश्चन 2 बोलता है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं या फिर द्विगु समास बोलते हैं? क्या बोला गया क्वेश्चन में, ध्यान से दो। संख्यावाचक हो, पहला पद कैसा होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए और किसी समूह विशेष का बोध कराए, तो ऐसे समाज को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसे समास को हम बोलते हैं द्विगु समास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाई द्विगु समास क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे सप्ताह, सप्ताह बोले तो वीक, तो सप्ताह में क्या होता है, 7 दिन होते हैं, है ना, 7 दिनों का समूह होता है ये। तो ये अब देखो परिभाषा को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा कि पहला पद कैसा हो, संख्यावाचक यानी कि किसी नंबर का बोध कराता हो। तो सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह, तो पहला पद कैसा है, नंबर, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाकी का पद क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रदर्शित कर रहा है भाई, एक समूह का, समूह विशेष का बोध करा रहा है। तो इसलिए कैसा समास हो गया, ये द्विगु समास हो गया। बात क्लियर हुई। जैसे बोलते हैं दूसरा शब्द नवग्रह। अब नवग्रह का मतलब क्या हुआ, 9 ग्रह का समूह, 9 ग्रहों का समूह। तो देखो कौन सा समास हो गया इसमें, द्विगु समास हो गया। नव का मतलब कितना हो गया, 9, तो इसने संख्या का बोध कराया, एक नंबर का बोध कराया, और बाद में ग्रहों का समूह, तो एक विशेष समूह के बारे में बात की जा रही है, तो द्विगु समास। होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, परमेश्वर शब्द में समास है। अब परमेश्वर शब्द में आपको समास बता, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास? तो देखो राइट आंसर होगा, परमेश्वर में जो समास है वो है हमारा कर्मधारय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद कैसा है भाई, प्रधान होता है, ध्यान देना, एक बार में ही समझ जाओगे। और जो पूर्व पद होता है, जो पहला पद होता है, जो पूर्व पद होता है वह उत्तर पद, दोनों में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य की विशेषताएं होती हैं। दोनों कैसे होते हैं, विशेषण और विशेष्य को संबोधित करेंगे। तो देखो क्या बोला गया है, कर्मधारय समास में उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा, उत्तर पद क्या होगा, हाईलाइटेड होगा। पूर्व पद यानी कि पहला पद और उत्तर पद एक रिलेशनशिप को शो करेगा। कैसी रिलेशनशिप बनाएगा ये, विशेषण और विशेष्य की, जिसको हम बोलते हैं उपमेय और उपमान का संबंध स्थापित करेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, उपमान और उपमेय का संबंध स्थापित करेगा। तो वहां पर कैसा समास होगा भाई, वहां होगा हमारे पास कर्मधारय समास। तो यहाँ क्या है, परमेश्वर। अब परमेश्वर की अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, परम जमा ईश्वर, है ना, परम जमा ईश्वर, परम है जो ईश्वर। तो कौन सा पद प्रधान है यहाँ पर, उत्तर पद, ईश्वर के बारे में उत्तर पद प्रधान है। और प्रथम पद और उत्तर पद मिलकर क्या बना रहा है, उपमान और उपमेय का संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पर कौन सा समास आता है भाई, कर्मधारय समास आता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किस भाषा में ए स्वर नहीं है? ए की बात कर रहे हैं, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? वैदिक में, ऐक्य में, पैतृक में या फिर स्नेह में? इन चारों शब्दों में से कौन से में ए स्वर
मौजूद नहीं है, नॉट लगाया है यहाँ पर। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जो स्नेह शब्द है इसमें ए शब्द नहीं है, यानी कि ए स्वर मौजूद नहीं है, बाकी तीनों के तीनों में ए स्वर मौजूद है। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर्ग से दुगना समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं भाई? दीर्घ स्वर्ग बोलते हैं। कैसे स्वर होते हैं भाई? जिन स्वरों के उच्चारण में यानी कि प्रोनाउंसिएशन में, बोलने में, है ना, दूसरे स्वरों के कंपैरिजन में, तुलना में दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं भाई? 7 स्वर होते हैं दीर्घ। नोट डाउन कर लेना, 7 स्वर होते हैं दीर्घ। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, ऊ, तो देखो टाइम लग रहा है इनको बोलने के लिए, ए, ओ या फिर आ, ओ। तो ये है हमारे पास कितने? 7 स्वर्ग हैं। कैसे स्वर्ग हैं? दीर्घ स्वर्ग हैं। एक ऐसा स्वर्ग है आपका, ये भी दीर्घ स्वर्ग है, इसी को ही मैंने परिभाषित किया है। स्नेह में ए का प्रयोग नहीं हो रहा है, बाकी सारे में वैदिक, ऐक्य, पैतृक, इन सब में ए स्वर का प्रयोग हो रहा है। और एक ऐसा स्वर्ग है दीर्घ स्वर्ग है। बात क्लियर है? दुगना समय लगता है दूसरे स्वरों की कंपैरिजन में दीर्घ स्वर्ग में। क्वेश्चन 5, निर्भय शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है आपको निर्भय शब्द में, निर, ना, उप या अभी। तो राइट आंसर है हमारे ऑप्शन नंबर ए। जो निर है वो क्या है यहाँ पर? उपसर्ग। और उपसर्ग क्या होते हैं ये आपको पता है, जो शब्दों के आगे लगकर, यानी कि किसी शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग को आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये देखो ये हुआ उपसर्ग शब्द, यहां आ गया। अब इसमें अन्य शब्द आपने जोड़ दिया तो क्या बनेगा आपके पास आके? परिवर्तित, परिवर्तित शब्द बनेगा आपके पास। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं? जो शब्दों के आगे आके उनके अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, है ना। और बात करें अगर निर्भय, निर्भय का मतलब जो किसी से डरता ना हो, तो निर्भय का अर्थ, निर का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? देखो निर का अर्थ है बाहर, ठीक है। और भय का अर्थ होता है, भाई भय का मतलब आपको पता है डर। बात क्लियर हो गई? तो ये क्या लगा है? निर लगा है आगे किसके? डर के आगे। तो कैसा बन गया? जो किसी से डरता ना हो, निर्भय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन हुआ इसके लिए। मानव शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ए है, वह है, अब है या फिर नव है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब प्रत्यय क्या होता है भाई? देखो प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्दों के बाद में लगकर किसी शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो मानव में पूछा गया था, मानव, अव की ध्वनि आ रही है, तो अब कैसा हो गया? ये अब हो गया आपका प्रत्यय। या फिर जैसे आप बोलो उदारता, है ना, तो उदारता में जो ता है, ये लास्ट का जो वर्ड है, ये क्या है? प्रत्यय है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्दों के बाद में लगते हैं, है ना, शब्दों के बाद में जोड़ा जाता है इनको, और वो अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत की बात की गई है। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ, संज्ञा के साथ, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो कृत जो शब्द होते हैं वो क्रिया के साथ प्रयोग किए जाते हैं, क्रिया शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं। तो वे प्रत्यय, अब प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दों के बाद में लगते हैं ना। वे प्रत्यय जो धातु में, जो धातु में जोड़े जाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कंबाइंड फॉर्म क्या कहलाती है इनकी? वे प्रत्यय जो धातु में जिनको जोड़ा जाता है तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। बात क्लियर हुई? जैसे लेखक, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेखक में इसको अगर हम देखें तो लेख जमा अक, तो ये अक क्या है यहाँ पर? ये अक जो है कृत प्रत्यय है यहाँ पर। अब कृत प्रत्यय क्यों है? क्योंकि कृत प्रत्यय किस चीज को डिफाइन करते हैं? क्रिया को, किसी काम के करने की क्रिया को डिफाइन करते हैं। तो इस कंबाइंड, इस वाले अवयव, इस वाले प्रत्यय को हम क्या बोलेंगे? कृत प्रत्यय बोलेंगे। और इस पूरे शब्द को क्या बोलेंगे? लेखक पूरे शब्द को हम बोलेंगे कृतंद, कृतंद प्रत्यय बोलेंगे इसको। बात समझ में आ रही है भाई? जो हमने प्रत्यय की बात की तो हो गया कृत, क्योंकि ये धातु के साथ में जोड़े जा रहे हैं। धातु क्या है यहाँ पर? लेख है। और कृत क्या काम कर रहा है? क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये बन गया कृत प्रत्यय, और पूरा शब्द लेखक बन गया कृतंद प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, नीचे दिए गए वाक्यों में से रिक्त स्थान चूज करना है। आप अपने काम को ईमानदारी से न करना सबसे बड़ा डैश क्या है? पाप है, श्राप है, काम चोरी है या घूसखोरी है? तो यहाँ पे जो अर्थ, सही अर्थ निकाल के लेके आएगा वो है बड़ा पाप है। तो ये
पूरे एक मीनिंग के साथ पूरे एक अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्यों में आपको उपयुक्त शब्द का चयन करना। आतंकवादियों ने कई महिलाओं की डैश हत्या कर दी। दयनीय हत्या हुई है, निर्भय हत्या हुई है, कठोरता से हुई है या निर्मम हुई है। तो यहाँ आपको उपयुक्त शब्द पढ़ना है जिससे इस पूरे सेंटेंस का, इस पूरे वाक्य का एक सार्थक पूर्वक अर्थ निकले। तो यहाँ हम आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, निर्मम। अब निर्मम का अर्थ क्या होता है भाई? ममता रहित, है ना। बहुत क्रूरता से हत्या कर देना क्या कहलाता है? निर्मम हत्या कहलाता है। यहाँ पर वाक्य का एक प्रॉपर अर्थ निकल के आता है अगर हम यहाँ निर्मम वर्ड यूज करते हैं तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब आपको ये वाक्य दिया गया है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन से पार्ट में सेंटेंस की गलती है। फर्स्ट पार्ट है ए, सेकंड बी और सी और डी। उसी के हिसाब से आपको ऑप्शन चूज करना है। मेरे को आज ही कोलकाता जाना है, तो अब आपको बताना है इसमें से कौन से पार्ट में गलती है। ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। तो डी बोलता है कोई त्रुटि नहीं है, और ए बी सी में आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ए की बात करेंगे, मेरे को बोला है यहाँ पर। तो देखो, मेरे को वर्ड नहीं होता, होता है मुझे, है ना। हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे मुझे या फिर मुझको आज कोलकाता जाना है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक हुई है? मेरे को वर्ड यूज किया गया, जबकि क्या यूज करना चाहिए था? मुझे या मुझको। बात क्लियर हुई? तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदी के लिए थे, जिसमें हमने समास, संधि और फिलिंग द ब्लैंक्स, पैसेज पूरे करने के लिए बारे में देखा है। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। सेशन पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फटाफट से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।